हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे कोई मेथड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रूप लेता है, ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताया और हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में 4 अकाउंटिंग कंसेप्ट को देख लिया है। हमने देख लिया है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, एक्रूअल सिस्टम किसे बोलते हैं या एक्रूअल कंसेप्ट, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने लास्ट की वीडियो में देख लिया है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है। देखिए, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो उसके तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे उसको पूरा करने के लिए, तो हमको बहुत सारा अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करना होगा। एक समय में ज़रूरी नहीं है कि जितना अकाउंटिंग कंसेप्ट है सबको फॉलो करना पड़े, लेकिन टाइम टू टाइम हम अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सबके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मनी मेजरमेंट, जिसको मनी में मेज़र किया जा सके बस हम उसी को अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एक लाइन में अगर हम बात करें मनी मेजरमेंट का, तो क्या कहेंगे हम कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट है, जब तक हम उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं, जब तक उसका वैल्यू मनी में गिवन नहीं होगा, तब तक हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। तो इसे हम कहते हैं आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। वेरी शॉर्ट में मैंने आपको बताया। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस की, तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहा है, लेकिन अकाउंट्स जो है उससे हमको क्या मतलब है, उससे हमको क्या करना है, हम किस लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको एंड रिजल्ट पता चले। यानी एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग इसीलिए कर रहा है ताकि उसको पता चले कि हमारा बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, या हमारा बिजनेस लॉस में है, या हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये उसको पता होना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर ये चीज़ उसको पता नहीं होगा कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कमा रहा है, यानी कि जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट का वैल्यू मनी में नहीं गिवन होगा, तब तक एक बिजनेसमैन ये कैलकुलेट, या एक आपका अकाउंटिंग जो है उसको ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो सब चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हर चीज़ का वैल्यू, हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट का जो वैल्यू है, हर इवेंट या हर ट्रांजैक्शन जो है उसका मनी में होना ज़रूरी है। अगर वो मनी में नहीं होता है तो बताइए कि फिर आप किन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और कंक्लूजन कैसे निकालोगे, बिजनेस के रिजल्ट को कैसे निकालोगे, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालोगे, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे निकालोगे। आप कैसे जानोगे कि मेरा बिजनेस तरक्की कर रहा है, हम पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको मनी में रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आप जो है क्लास 7th में पढ़ रहे हो, क्लास 8 में पढ़ रहे हो, तो आपका रिज़ल्ट जो है, आपने पढ़ाई किया और आपने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आपका मार्क्स हम नहीं बताएंगे कि कितना है। ठीक है, हम आपका मार्क्स जो है वो नहीं बताएंगे कितना है। 100 में आपने कितना नंबर लाया, 10 नंबर लाया, 50 नंबर लाया, आपने 90 मार्क्स जो है वो कैरी किया, ये हम आपको नहीं बताएंगे। तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने बेहतर किया। जब तक आपका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जब तक आपका मार्क्स गिवन नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से बिजनेस भी जो है वो क्या करेगा कि अपने आप को कंपेयर करेगा। जब तक ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का वैल्यू मनी में ना हो तब तक कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तब तक आप रिजल्ट को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट का मनी में होना ज़रूरी है, तभी वो अकाउंट आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे।
जैसे अगर समझिए कि मेरा एक एम्प्लॉय है जो कि मेरे बिज़नेस में काम कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। अब उसकी ईमानदारी से हमको बिज़नेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। वो इतना मेहनत करके काम करता है, इतनी ईमानदारी से काम करता है कि उसकी वजह से हमें क्या होता है, बिज़नेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। लेकिन उसकी ईमानदारी को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी ईमानदारी को, उसकी ऑनेस्टी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट साफ साफ लिखा हुआ है, जिस चीज़ को हम मनी में, जिस ट्रांजैक्शन को, जिस इवेंट को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उन्हीं सारे चीज़ों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ हम किसी भी चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। कोई इवेंट, ऐसा घटना जो बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे बिज़नेस को या तो प्रॉफिट हो सकता है या बिज़नेस को लॉस हो सकता है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक उसका वैल्यू मनी में ना हो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। अब ये एक घटना है, एक इवेंट है, और इस घटना से बिज़नेस को नुकसान है। जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन जो है बिज़नेस करने बैठा है, और जो भी बिज़नेस चल रहा है वो उनके एम्प्लॉय के दम पर ही चल रहा है। उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तभी उनके बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है। अगर उनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है बिज़नेस को नुकसान होगा। अब स्ट्राइक जो पे बैठे हुए हैं उसमें एक इवेंट है, एक घटना है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? इसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, भले ही बिज़नेस को लॉस हो रहा है, लेकिन इस इवेंट को कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये आपको नहीं पता। इसीलिए आप जो एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक के बैठे हैं, इससे जो बिज़नेस का नुकसान है, इसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो या कितना भी इम्पॉर्टेंट आपका इवेंट हो, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर चीज़ का वैल्यू मनी में चाहिए। अगर उसका वैल्यू मनी में नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बात करें डेटर की बात करें, तो डेटर, क्या हम इसको ये मेरा करंट एसेट है, तो क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करें? नहीं कर सकते। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, कुछ भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया रहेगा, हम उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसका वैल्यू मनी में ना गिवन हो। अगर उसका वैल्यू मनी में गिवन है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर है आपका? कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट, जब तक उसका वैल्यू मनी में नहीं होगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो इवेंट कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम सिर्फ और सिर्फ ओनली उस ट्रांजैक्शन को या उस इवेंट को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को या उस इवेंट को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल, जो कि कैपेबल होगा ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वो कैपेबल होगा, मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता है वो ट्रांजैक्शन और इवेंट, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल लिखता है यहाँ पर, अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पर, एक पर्टिकुलर डेट पर, बिजनेस डे हैज़ 5000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक पर्टिकुलर डे में, एक दिन में क्या है कि एक बिजनेस के पास 5000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल था। ठीक है, बोलता है कि क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 5000 किलोग्राम मटेरियल, लेकिन कितने का? 5000 का, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 5 करोड़ का, कितने का? कितने का रॉ मटेरियल है? जब तक इसका वैल्यू मनी में ना गिवन हो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम नहीं लिख सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमारे पास
जो है रॉ मटेरियल 5000 किलो रॉ मटेरियल मेरे पास है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मनी में नहीं है। आगे लिखता है 5 मशीन्स, 5 मशीन है मेरे पास, लेकिन इसका वैल्यू मनी में कहाँ है, इसका वैल्यू मनी में नहीं है। तो इस मशीन को भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर हम बात करें बैलेंस शीट के एसेट साइड में, हम इस मशीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका वैल्यू मनी में नहीं है। 100 चेयर्स, आप जानते हो मशीन भी जो है वो एसेट है, चेयर भी जो है 100 चेयर है, लेकिन कितने का, मशीन भी है 5 मशीन है, लेकिन कितने का नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 20 फैंस, 20 फैन आपका है यहाँ पर, लेकिन क्या हम इसे भी रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट, एसेट कुछ भी हो, हम तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसका वैल्यू मनी में ना हो। ऑल दीज, ये सारा थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स कैनॉट बी एडेड अप अनलेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इन सारे चीज़ों को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और तब तक नहीं करेंगे जब तक इनका वैल्यू मनी में गिवन ना हो। तो ये आपका कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन में कुछ भी रहे, कितना भी एसेट का नाम लिखा रहे, मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है, चेयर है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, कुछ भी दिया रहे, ऑफिस इक्विपमेंट है, हम उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी हम अपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर के तब तक नहीं आएंगे जब तक उसका वैल्यू मनी में ना हो। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इवेंट, उसका मनी में होना ज़रूरी है, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज एज इट इज़ हम उसको छोड़ देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो। ये आपका कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट को मनी में मेज़र होना होगा, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये कहता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब आते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किसे कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किसे कहते हैं, देखिए, बिजनेस जो है वो चल रहा है, बिजनेसमैन उसको चला रहा है, लेकिन किस लिए चला रहा है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चला रहा है। बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो वो बिजनेस जो चला रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए चला रहा है। अब आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, अगर हम आपसे पूछें कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि हमको अच्छे मार्क्स कैरी करने हैं, बड़े होकर के हमको कुछ या तो एंटरप्रेन्योर बनना है, या तो फिर हमको कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, कुछ भी आप कह सकते हो कि आपको बड़े होकर के ये बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि आप बचपन से लेकर के पढ़ाई करते हो, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। अब आपके क्लास में टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि आपको गाइड करते हैं। आप क्लास 1 में अगर कोई गलती कर रहे हो और आपको गलती करने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, गलती कर रहे हो, करो गलती। क्लास 2 में आ गए आप, क्लास 2 में आने के बाद भी आप उस गलती को जो है वो कंटिन्यू किए जा रहे हो, उस गलती को रिपीट किए जा रहे हो और नए पे नए गलतियां करते जा रहे हो सकता है कि आप का जो स्पेलिंग हो वो गलत हो रहा हो, आप ठीक ढंग से लिख नहीं रहे हो, आप कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पॉइंट देना है, कहाँ क्या लिखना है, ये सब कुछ आप इग्नोर करते जा रहे हो। क्लास 1 में गलती किए, क्लास 2 में गलती किए, क्लास 3 में आप गलती किए, और ये गलती आप कंटिन्यू तक चलते गए, आपको कोई रोका टोका नहीं। जब आप क्लास 10 में आए, आपका रिज़ल्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, आपका रिज़ल्ट हुआ ख़राब, तो क्या इसे रोका जा सकता था? इसे रोका जा सकता था जब आप इसका जो करेक्टिव मेज़र है वो बहुत पहले उठाते। तब जब आप क्लास 1 में पढ़ रहे थे और अगर वहीं पर टोक दिया जाता, आपको अगर वहीं पर रोक दिया जाता, तो हो सकता है कि आप अपनी गलतियां रिपीट नहीं करते और आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए, हो सकता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते और क्लास 10th में आपका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता। हो सकता है उस गलती को क्लास 10th में रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद, हम नहीं कह रहे कि आप फेल कर जाओगे, आप हो सकता है कि सेकंड डिवीज़न से पास करो, अच्छा मार्क्स कैरी ना करो, या हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न में ही अच्छा मार्क्स कैरी ना करो, आप क्लास 12th में पढ़ चले गए, क्लास 11th में आ गए और फिर भी आप सेम गलती रिपीट कर रहे हो, और रिपीट करते करते आप पढ़ाई करते चले जा रहे हो, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, अल्टीमेटली क्या,
जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, जब आप सोचोगे कि अब हम जा कर के कुछ करें, तब आप अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपनी खामियों के कारण वो चीज़ पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो करेक्टिव मेज़र लेना था वो बहुत पहले लेना था, आपको बहुत पहले टोकना था, आपको बहुत पहले रोकना था। अगर शुरुआत से आप गलती सुधारते जाते तो आप क्या होता कि आप जो है सुधरते जाते, आप गलतियां नहीं करते, अपनी गलतियों को सुधार लेते और फिर जाकर के आपका रिज़ल्ट जो है, अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होता। सेम चीज़ है बिज़नेस के साथ। अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और हर साल अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट ना करे, मान लो कि बिज़नेस करना स्टार्ट किए, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम जो है अकाउंटिंग जो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हम अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, एक साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, जैसे आप क्लास में कंटिन्यू आपको कोई सुधारा नहीं जा रहा था आपकी गलतियों को, वैसे ही हम बिज़नेस भी चला रहे हैं, गलती पर गलती किए जा रहे हैं, गलती पर गलती किए जा रहे हैं लगातार। इससे हमारा जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, जो हमारे बिज़नेस का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। अब आप जा कर के 10 साल बिज़नेस कर लिए, 15 साल बिज़नेस कर लिए, अब बोलेंगे अब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं बिज़नेस को शुरुआत से क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो अगर आप मान लो कि बिज़नेस के शुरुआती समय में पहले साल में ही कुछ गलती कर रहे थे, तो अगर आप अकाउंटिंग करते तो वो पहले साल ही पकड़ा जाता, ताकि दूसरे साल आप उसको सुधार सकते। दूसरे साल भी अगर आप कोई गलती कर रहे थे, अगर आप कंटिन्यूटी में अकाउंटिंग अपना करते तो आपको पता चलता कि हम दूसरे साल, तीसरे साल क्या गलती कर रहे हैं, और उस गलतियों को सुधारते हुए आप आगे बढ़ते और अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे। लेकिन चूंकि आपको गलती पर गलती करते गए, आपने अकाउंटिंग का सहारा नहीं लिया, आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ कि आप जो है अपनी गलतियों के कारण आप लॉस में चले जाओगे, और हो सकता है कि आपको बिजनेस बंद भी करना पड़ जाए। इसलिए गलतियों का पता शुरुआत में ही चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी सबको क्या है कि कोरोना का ये चल रहा है, वेव चल रहा है आपका, और इसमें क्या कहता है कि अगर आपको कोविड हो गया तो इलाज शुरुआत से जब आप पॉजिटिव हो गए, अपने आप को अलग कर लीजिए, अपना जो उसके लिए दवा है वो शुरू कर लीजिए, तो जाकर के आपका सेहत सुधर जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया तो फिर आपको बचाना मुश्किल होगा। तो अगल बगल बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे खुद भी। तो शुरुआत से इलाज होना ज़रूरी है। बाद में अगर आप इलाज करवाने भी जाओगे तो हो सकता है कि इलाज करने के बावजूद जो है वो रिस्क आपके ऊपर रहे। तो हर जगह जो चीज़ भी, कोई भी बीमारी हो या आपका एजुकेशनल लाइफ हो, कुछ भी, शुरुआत से अगर आप सही से चलोगे तो आपका अंत में रिज़ल्ट अच्छा होगा। आप शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अंत में जा कर के आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पर हमको सुधार की ज़रूरत है। उसी तरीके से जो बिज़नेस चल रहा है उसको भी हर साल आपको अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि बिज़नेस में क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो उसका रीज़न क्यों है आपको पहले साल ही पता चल जाएगा कि आप अकाउंटिंग किए, अच्छा इस कारण से लॉस हुआ है, यहाँ पर हम ज़्यादा खर्च कर रहे थे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा था, बिजनेस में सब तो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं चाय कॉफ़ी ही पी करके हज़ारों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर रोकना है, कहाँ हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है और कहाँ हम बचा सकते हैं एक्सपेंडिचर को, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उठ रहा है, कौन सा मशीन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है जिससे कि प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, हम सही तरीके से कौन सा मशीन जो है काम नहीं कर रहा है जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, हम ठीक तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर अकाउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि कितना यूनिट बन रहा है, क्या हो रहा है, A to Z चीज़ आपको सब कुछ पता चलेगा, कितना डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस कितना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तब जा कर के आप अपने एक्सपेंसेस को कम करिएगा और इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, है ना। अननेसेसरी अगर खर्च आप बिज़नेस में करिएगा तो ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा और बिज़नेस जो है वो आपका सही तरीके से नहीं चलेगा। तो यही कहता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, क्या कहता है कि कम से कम साल में आपको एक बार अकाउंटिंग का सहारा यानी अकाउंटिंग आप करोगे तो आपका जो बिज़नेस का रिज़ल्ट है वो आपको पता चलेगा, और अगर कोई करेक्ट डिसीजन लेना है तो आप एट ए टाइम ले सकते हो। ये कहता है आपका, सिंपल सी बात है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक बार हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये आपका।
as the business is intended to continue indefinitely for a long period। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या आता है कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा और उसका इंटेंशन बंद करने का नहीं होता है। तो होता है एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू, आप क्या कहना चाहते हो कि बिजनेस हमारा लगातार चलता रहे इंडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। The true results of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। और ट्रू रिजल्ट हमको बिजनेस का कब पता चलेगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस एक्चुअल कितना प्रॉफिट कमाया है, या बिजनेस को बेचने के बाद या बिजनेस को बंद करने के बाद ही हमको ट्रू रिजल्ट मिलेगा कि कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है और कितना हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है। लेकिन आपको बिजनेस तो बंद करना नहीं है, आपको तो बिजनेस कंटिन्यू करना है। तो भी कोई उपाय होना चाहिए, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है बिजनेस मेरा मान लो कि 10 साल के बाद या 20 साल के बाद बंद हो जाएगा, तो उस समय हमको एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा बिजनेस का क्या है। तो क्या हम उतने लंबे समय तक वेट करते रहे? हमको वेट नहीं करना है। आगे लिखता है बट असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड जब बंद होगा तब प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी लिटिल यूज टू दी प्रोपराइटर, मैनेजर, इन्वेस्टर एंड अदर बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप एट दैट टाइम। अब बोलेगा कि बिजनेस जब बंद होगा उस समय हम जो है वो आपका कैलकुलेट करेंगे बिजनेस का रिजल्ट। तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद अगर आप ऐसा करोगे, मान लो कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन को, तो ये बहुत लेट हो जाएगा। देखिए प्रोप्राइटर को प्रॉफिट पता चलना ही चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तभी तो वो बिजनेस कर रहा है। मैनेजर को भी पता चलना चाहिए कि ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज करे। इन्वेस्टर भी अगर नहीं जान पाएगा कि आपके बिजनेस को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि आप हर साल अकाउंटिंग नहीं करोगे, सहारा नहीं लोगे, आप 10 साल में 20 साल में एक बार करोगे, तो इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि आज आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट है। एंड अदर्स को भी आपको पता नहीं चलेगा अगर आप लगातार अकाउंटिंग नहीं करोगे तो, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव डिसीजन। अगर कोई करेक्टिव डिसीजन लेना भी है तो अगर आप अकाउंटिंग का सहारा नहीं लेते हो तो क्या होगा आपका कि ये बहुत लेट हो जाएगा। The users of the financial statement need to know the results of the business at frequent interval for the measurement of the profit of the business। तो जो भी आपका यूजर्स है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर पढ़ा दिए थे मैंने आपको, तो वो क्या चाहता है कि फ्रिक्वेंटली उसको बिजनेस का रिजल्ट पता होना चाहिए। मतलब उसको हमेशा टाइम टू टाइम ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस का क्या प्रॉफिट है, बिज़नेस का क्या लॉस है, या फिर बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तभी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, तभी तो क्रेडिटर उधार में पैसे बिजनेस को देगा, है ना, तभी तो बैंक से आपको लोन मिलेगा, तभी तो जो इंटरनल यूज़र है, मैनेजमेंट है, वो बिज़नेस को सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। अगर ये बहुत लंबे समय तक आप छोड़ दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल में ये काम करना पड़ेगा, बिजनेस के रिजल्ट को पता करना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 12 मंथ्स पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए क्या है, आपका 12 मंथ का 12 महीने का समय है, यानी कम से कम 12 महीने में आपको कम से कम एक बार तो पता होना ही चाहिए, यानी साल में कम से कम एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको जो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो कम से कम 12 साल में एक बार तो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को, लॉस को या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो कैलकुलेट करो आप। ये कहता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आप चाहो तो 3 महीने पर भी, क्वार्टरली भी कर सकते हो, 6 मंथली भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम साल में एक बार ज़रूर आपको ये करना चाहिए। जैसे आप आप पढ़ाई करते हो साल भर, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, लेकिन क्या साल के अंत में आपका एक एग्जामिनेशन होता है और एक पेपर का रिजल्ट आता है जिसमें ये पता चलता है कि आपने कितना मेहनत किया था या आपने मेहनत नहीं किया था, ये पता चलता है आपका। तो कम से कम साल में एक बार तो आपका एग्जामिनेशन होता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ
हमने साल में इतना मेहनत किया था तो हमने इतना मार्क्स कैरी किया। उसी तरीके से बिजनेस भी जो है साल में कम से कम एक बार उसके प्रॉफिट एंड लॉस का और फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए, उसको कैलकुलेट करना होता है किस कंसेप्ट के मुताबिक, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के मुताबिक ये काम आपको करना होगा। तो मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट हो, जब तक मनी में ना हो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि कम से कम साल में एक बार तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना होगा, ताकि अगर कोई भी आप गलती कर रहे हो तो करेक्टिव स्टेप या करेक्टिव मेज़र आप ले सको। तो ये दोनों कंसेप्ट आपका हो गया आज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, फिर कंटिन्यू करेंगे आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। तो ये सारा कंसेप्ट हम देखने के बाद हम कन्वेंशन पे आ जाएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।